साईं IAS अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमारी एक रेगुलर क्लास चल रही है हिंदी की, है ना, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। और इस क्लास में हम बात करेंगे व्यंजनों की, है ना। थोड़ी आवाज़ की प्रॉब्लम होगी, है ना, साउंड कम होगी। उसकी वजह है कि लॉकडाउन है और लॉकडाउन में जो माइक है हमारा, वो जो माइक है वो काम नहीं कर रहा है, और इस वजह से जो है थोड़ी आवाज़ स्लो है ना। और जैसे ही हमें माइक मिल जाएगा बेहतर आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। फ़िलहाल थोड़ा सा एयरफोन वगैरह का इस्तेमाल करें, आवाज़ उससे ठीक ठाक आएगी। ठीक, तो आज हम बात करेंगे, हमारा जो विषय है वो विषय है सामान्य हिंदी में, हमारा विषय है व्यंजन का। हमने बात कर ली है वर्णमाला किसे कहते हैं, हमने बात कर ली थी स्वरों की, स्वरों के प्रकारों की, है ना, अयोगवा के प्रकारों की। आज हमारा नंबर है वर्णमाला में व्यंजन का। ठीक है, तो व्यंजन, सबसे पहला सवाल यही है कि भाई व्यंजन किसे कहते हैं, है ना, व्यंजन किसे कहते हैं। ठीक, तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। दूसरी बात, व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा मुंह से अवरोध के साथ निकलती है, कुछ रुक के निकलती है। जब मुंह से हवा निकलती है तो कुछ रुक के निकलती है ना, कुछ हवा रुक के निकलती है। स्वरों में यही अंतर था। पहली बात तो स्वर एक ऐसे वर्ण थे जो किसी अन्य वर्णों की सहायता से नहीं बोले जाते। दूसरी बात, स्वरों का उच्चारण करते समय हवा बिना अवरोध के बाहर निकलती है, लेकिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा अवरोध के साथ बाहर निकलती है, अवरोध से बाहर निकलती है। ठीक है, तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई व्यंजन किसे कहते हैं, है ना, तो ऐसे वर्ण जो, है ना, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कै, तो कै में ए का उच्चारण आता है आखिर में। हम बोलते हैं खे, खे में भी ए का उच्चारण आता है। गे, गे में भी ए का उच्चारण आता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी स्वर हैं, जितने भी व्यंजन हैं, सब किसकी मदद से बोले जा रहे हैं? स्वरों की मदद से बोले जा रहे हैं, स्वर की मदद से बोले जा रहे हैं। दूसरी बात, है ना, इनके उच्चारण में हवा मुंह से अवरोध के साथ बाहर निकलती है, अवरोध के साथ बाहर निकलती है, मतलब कुछ रुक के निकलती है ना, कुछ रुकावट आती है। ठीक, देखिए, कहा जाए, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है। कोई सा व्यंजन हो उसमें ए स्वर मिला होता है। प्रत्येक व्यंजन में ए स्वर मिला होता है। हर व्यंजन में ए का उच्चारण आखिर में निकल कर आएगा, है ना। जैसे हम बात करें कै की, तो कै में बोलेंगे कै,
ए का उच्चारण हो रहा है। अगर मैं बोलूँ ख को तो ख ए का उच्चारण हो रहा है। अगर उस स्वर को अलग कर दोगे, स्वर रहित लिखोगे आप, अगर स्वर रहित क्या लिखना है तो आपको हलंत लगाना पड़ेगा। अगर स्वर सहित क्या लिख रहे हो तो आपको हलंत नहीं लगाना है। इसका मतलब ये है कि जब किसी व्यंजन से स्वर अलग हो जाता है तो उस पर हलंत लग जाता है, वो आधा रह जाता है, वो अर्धवर्ण बन जाता है। क्लियर होगी बात? चलिए, मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था वर्णमाला में, मैंने कहा था कि लेखन के आधार पर कुल व्यंजन हमारे पास है बेटा 39। लिखने के आधार पर स्वर 11 बताए थे, व्यंजन 39 बताए थे और 2 अयोगवा बताए थे। तो 39 व्यंजन हो गए, 2 अयोगवा 41 और 11 अपने पास में स्वर थे, टोटल मिलाकर 52 बताए थे मैंने। ऐसे ही देखिए, उच्चारण के आधार पर व्यंजन या कुल व्यंजन, अगर उच्चारण की बात करेंगे तो आएगा 33 है ना, 33। मैंने बताया था 39 होते, पहले 2 संयुक्त व्यंजन अलग कर लो, 4 संयुक्त व्यंजन अलग कर लो, तो 39 में से 4 संयुक्त अलग करेंगे, कितने बचे? बोलो, 35 हो गए ना, 35 हो गए। 35 में से 35 व्यंजनों में से 2 उत्क्षिप्त अलग कर लो आप, है ना, जिसको द्विगुण उत्क्षिप्त या विकसित व्यंजन हम बोलते हैं। तो कितने बचेंगे? 33 बचेंगे। ठीक है, तो कितने हो गए बेटा? 33। आज हम व्यंजन और व्यंजनों के प्रकार की बात करने जा रहे हैं, है ना। तो व्यंजन, देखो क्वेश्चन क्या बनेगा, व्यंजन किसे कहते हैं? अगर मान लो पूछता है ना, या वो पूछने लगे कि कौन से वर्ण ऐसे होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, तो व्यंजन होते हैं, है ना। ठीक, अगर किसी भी व्यंजन से ए स्वर को अलग कर दें तो वो कैसा बन जाता है? आधा बन जाता है। अगर उसमें ए मिला दें तो पूरा बन जाएगा वो। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में कि लेखन के आधार पर कितने व्यंजन है बेटा? 39। और उच्चारण के आधार पर कितने व्यंजन है? तो है 33। ये जरूर याद रख लेना, क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक, देखो आगे हम बात करते हैं व्यंजन के प्रकार की। व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, देखिए जैसे मैंने बताया था, स्वर अलग अलग आधारों पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने स्वर आपको बताए थे, मैंने आपसे कहा था कि उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर, जीभ के आधार पर, मुख विभिर के आधार पर, है ना, होठों के आधार पर, नासिका के आधार पर, घोषत्व के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास में व्यंजनों के प्रकार है ना। व्यंजनों के प्रकार में अगर हम बात करें, देखिए, है ना, बात करें तो हमारे पास में होते हैं ऊष्म या संघर्षी। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। मैंने उस दिन कहा था कि मैं सबके बारे में बताऊंगा कि इनको ऊष्म या संघर्षी व्यंजन हम क्यों कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, देखिए ऐसे व्यंजन होते हैं, है ना, जब इनका उच्चारण होता है, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुन लेना, है ना, मेरी आवाज़ को ध्यान से सुन लेना, डेफिनेशन को ध्यान से सुन लेना आप। ठीक है, कि जब इनका उच्चारण होता है तो हवा मुंह के किसी न किसी भाग को रगड़ती हुई जाती है, घर्षण करती हुई जाती है, जिससे वो
भाग या स्थान गर्म हो जाता है, ऊष्म हो जाता है, उससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिस स्थान से हवा निकलती है उस पर घर्षण करती है, उस पर रगड़ करती हुई जाती है ना। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई ऊष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहा जाता है, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से निकलने वाली हवा मुंह के किसी न किसी विशेष भाग को घर्षण करती हुई जाती है और उस स्थान पर गर्मी पैदा करती है, ऊष्मा पैदा करती है, ऐसे व्यंजन ऊष्म या संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। मैंने पहले आपको बताया था कि ऊष्म या संघर्षी व्यंजन जो है उनकी संख्या 4 होती है। एक होता है श, है ना, एक षटकोण वाला स, एक छोटा स, एक है। ये जो श है, बड़ा स है ना, संयम वाला स, ये तो होता है बेटा तालव्य। तालव्य का मतलब ये है कि जब ये बोला जाता है तो हीट या ऊष्मा जो है वो तालु पर रगड़ती हुई जाती है। तालु मुंह के ऊपर की छत, जीभ के ऊपर जो छत सी बनी हुई है वो तालु है, उसको रगड़ती हुई जाती है ना, ठीक है, इसलिए इसको तालव्य कहा जाता है। तालु पर घर्षण पैदा करती है ये। ठीक, षटकोण वाला स जो है इसमें ध्वनि जो है वो मूर्धन्य है। ये मूर्धन्य का मतलब है मूर्धा को, है ना। मूर्धा मैंने क्या बताया था, तालु का अगला हिस्सा मूर्धा कहलाता है, उस पर घर्षण करती है ये। छोटा सा जो होता है ना, उसको हम बोलते हैं वर्तस्य। वर्तस्य कहते हैं, ये इसे दंतमूल कहा जाता है या इसी को मसूड़ा कहा जाता है ना। जो ऊपर के दांत है ना, जो मसूड़े हैं अंदर वाले, उन पर क्या करती है, घर्षण करती है ये, है ना, इसलिए इसको हम वर्तस्य व्यंजन बोलते हैं। और जो है होता है ना, वो होता कंठ्य, वो होता है कंठीय। तो इन सब बातों का ध्यान आपको रख के चलना है, एग्जामिनेशन में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो जब ऊष्म या संघर्षी व्यंजनों को इनको बोला जाएगा तो मुंह के किसी विशेष भाग पर ये घर्षण करते हुए, हवा घर्षण करती हुई निकलती है, रगड़ती हुई इसको निकलती है। जब किसी चीज़ को रगड़ते हैं तो गर्मी पैदा होती है, ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इनको ऊष्म या संघर्षी हम बोलते हैं, ठीक। ऐसी देखिए दूसरा है ना, अंतस्थ व्यंजन। दूसरा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का मतलब मन से निकलते हैं, अंदर से निकलते हैं, ये इनकी साउंड अंदर से निकलती है, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। इनके बारे में कहा जाता है कि ये कभी स्वरों की भांति काम करते हैं और कभी व्यंजनों की भांति काम करते हैं। दूसरी बात, इनका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो मुंह के किसी भी हिस्से को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती। तीसरा, इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलती है, ठीक है, मुंह से हवा कैसे निकलती है, कम निकलती है, इसलिए सांस का अवरोध जो इनमें कम पाया जाता है। याद रख लें, ये कभी स्वर और कभी व्यंजनों की भांति करते हैं, मतलब स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं ये, है ना। कहीं पूछने लगा कि कौन से व्यंजन ऐसे होते हैं जो स्वर और व्यंजन के मध्य होते हैं, तो अंतस्थ हैं, है ना। दूसरी बात, इनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के हिस्से को, किसी भी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है। तीसरी बात, इनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलती है ना। जैसे अगर आप चाहो तो बोल के भी देख सकते हो, है ना, जैसे ये बोलते हैं, है ना, ये रे ले वे। ये को कहा जाता है कि यह तालव्य होता है। तालव्य का मतलब तालु से बोलता है। रे वर्तस्य होता है, वर्तस्य होता है ना। ले भी वर्तस्य होता है।
वह दंतोष्ठ होता है। दंतोष्ठ का मतलब होता है दांत प्लस होठ, निचला होठ, निचला होठ प्लस ऊपरी दांत के सहयोग से बोलता है ये, ऊपरी दांत के सहयोग से बोलता है ये। याद रख लें, बहुत अच्छे सवाल यहाँ से बनते हैं, एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं यहाँ से, है ना। इसमें भी थोड़ा सा फर्क है, देखिए इसमें फर्क क्या है कि जो यह है और वह है, इन दोनों को हम अर्धस्वर बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है, ये दोनों क्या कहलाते हैं बेटा, यह और वह को हम अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर का मतलब है कभी ये स्वरों की भांति काम करते हैं और कभी व्यंजनों की भांति करते हैं। आप ईय बोलो, ईय, तो ईय जब बोलोगे तो ईय को ऐसा ना लिखोगे ईय, ईय बोलो, तो दोनों तो स्वर हो गए ना, तो स्वरों की भांति काम करता है ये। उय को बोलो, उय, बै नहीं है ये, उय है, तो उय को बोलेंगे उ प्लस है, समझ रहे हैं ना। तो इन्हें अर्धस्वर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कभी स्वरों की भांति काम करते हैं दोनों, तो कभी व्यंजनों की भांति काम करते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, अर्धस्वर बोलते हैं। एग्जाम में पूछा गया है अर्धस्वर निम्नलिखित में से कौन सा है ना, ये कौन से व्यंजन अर्धस्वर कहलाते हैं, तो यह और वह। ठीक, रे जो है, रे को हम बोलते हैं लुंठित, लुंठित व्यंजन। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। रे क्या है, लुंठित व्यंजन है ना। कहा जाता है कि रे का उच्चारण करते समय जीभ जो है वो तालु पर जाकर लुढ़कती है। ठीक, रे तालु पर ऊपर जाकर लुढ़कती है, लुढ़कती हुई आती है ना, तो रे लुंठित व्यंजन है। रे को बोलते हैं हम क्या, लुंठित व्यंजन। उसके बाद में जो ले है बेटा, ले है ना, जो ले है उसे बोलते हैं हम पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन। खूब एग्जाम में पूछा गया है, ले कैसा व्यंजन है, ये ले जो है अंतस्थ के साथ साथ पार्श्विक भी है। क्यों, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय, ले का उच्चारण करते समय हवा जो है, वायु जो है वो जीभ के पार्श्व मतलब बगल से होती हुई जाती है ना। तो कोई पूछने लगा कि भाई ले को पार्श्विक व्यंजन क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ले का उच्चारण करते समय हवा जो है वो जीभ की बगल से पार्श्व से होती हुई जाती है। रे को लुंठित क्यों कहते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण करते समय जीभ जो है वो तालु पे लुढ़कती है ना। यह और वह को अर्धस्वर हम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कभी स्वर और कभी व्यंजनों की भांति काम करते हैं। ठीक है, तो इनको हम अर्धस्वर बोलते हैं। चलिए बेटा, इतनी बात समझ में आ गई होगी, तो आगे चलते हैं। व्यंजनों के प्रकार हम लोग पढ़ रहे हैं, अच्छे से पढ़ते रहिए, नोट्स बनाइए, जो बातें मैं बोलता हूँ उन पे भी ध्यान लगाइए, क्योंकि ऐसा नहीं है जो चीज़ें बोर्ड पे हैं वो ही काम की हैं, काम की वो भी होती हैं, है ना। जो मैं बोलता हूँ बोर्ड पे लिखता नहीं हूँ मैं, ठीक है ना। आगे देखिए, है ना, तीसरा प्रकार है ना, कहा जाता है प्राणत्व के आधार पर, प्राणत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार होते हैं बेटा दो। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं हम अल्प प्राण, ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम महाप्राण। एक को अल्पप्राण बोलते हैं, दूसरे को महाप्राण बोलते हैं, है ना। देखिए, एक को अल्पप्राण कह रहे हैं हम और दूसरे को महाप्राण बोल रहे हैं। अल्प माने कम, प्राण माने वायु, हवा। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलती है उनको हम क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं। महाप्राण, महा का मतलब होता है बहुत ज़्यादा है, प्राण मतलब वायु,
ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कैसी निकलती हो, खूब सारी निकलती हो, ज़्यादा निकलती हो, उन्हें महाप्राण बोलते हैं। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि भाई अल्प प्राण किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलती है वो अल्प प्राण है। अल्प माने कम, प्राण माने वायु, हवा, है ना। महाप्राण ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा ज़्यादा निकलती है, उन्हें महाप्राण कहा जाता है। तो महा माने ज़्यादा, प्राण मतलब वायु, है ना। देखते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे कहा जाता है प्रत्येक वर्ग का पहला कोमा तीसरा कोमा पांचवा वर्ण, अगर इसका कोड वर्ड देखोगे तो 135 हो जाएगा, 1 3 5, ठीक है। दूसरी बात अंतस्थ व्यंजन इसी में आते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तीसरी बात सभी स्वर, जितने भी स्वर हैं वो सब अल्पप्राण होते हैं क्योंकि उनका उच्चारण करते समय मुंह से हवा कम निकलती है। ए आ ई ई उ, है ना, इस तरीके से। तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, जैसा कि कै वर्ग की हम बात करें तो कै, तीसरे में आ जाएगा ग, पांचवें में आ जाएगा बेटा प्ले, च वर्ग में आ जाओ च, ज, ये, है ना। पांचवें के बाद उसके बाद में आ जाओ ट वर्ग में ट, ड, ये वाला भी और बिंदु वाला भी, है ना। ड़, ट वर्ग में आ जाओ, है ना, त, द, न, प वर्ग में आ जाओ प, ब, म, अंतस्थ में आ जाओ तो चारों अंतस्थ य, र, ल, व। सभी स्वर में आ जाओ तो ए, आ, ई, उ, बढ़ाओ ऋ, ए, आई, ओ, औ, सब स्वर आ जाएंगे इसी में। महाप्राण की बात करें तो महाप्राण में क्या क्या आएगा बेटा, देखो पहली बात तो महाप्राण में इसमें पहला तीसरा पांचवा वर्ण आ गए, 1 3 5। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा कोमा चौथा वर्ण कोमा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन इसके दायरे में आएंगे बेटा, है ना। 2 चीज आ गई ना। तो इसका कोड वर्ड अगर आप बनाओगे तो 24 हो जाएगा, 2 4, है ना। जैसे कै वर्ग में आप बात करोगे तो ख और घ, च वर्ग में आ जाओगे ज, छ, झ, है ना। ट वर्ग में आ जाओगे तो ठ, ढ, बिंदु वाला भी इसी में आ जाएगा, उत्क्षिप्त जो है। त वर्ग में थ, ध,
पै वर्ग में फै, पै, फै, बै, भै आ जाएगा इसी में। और ऊष्म व्यंजनों की बात करोगे तो मैंने ये बताया था तीनों शय और एक है, तो ये हो गए। बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, कौन सा व्यंजन महाप्राण है, कौन सा व्यंजन अल्पप्राण नहीं है, कौन सा व्यंजन महाप्राण नहीं है। ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जामों में यहाँ से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आते है ना। तो ध्यान रख लो, प्राणत्व के आधार पर एक अल्पप्राण होते हैं और एक महाप्राण होते हैं। ठीक, आगे देखो। और कौन कौन से हैं बेटा? एक आता है घोषत्व के आधार पर, घोषत्व है ना। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार मैंने आपको बताया था एक बार, घोष किसे कहते हैं। तो स्वर तंत्रियों में, जो हमारे स्वर तंत्रियां होती गले में, स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन, सांस का कंपन जब हम एयर निकलती है तो स्वर तंत्रियों में वाइब्रेशन की स्थिति बनती है। तो स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन क्या कहलाता है? घोष कहलाता है ना। और उस घोषत्व के आधार पर दो प्रकार के व्यंजन होते हैं, एक को बोलते हैं हम अघोष, है ना, दूसरे को हम बोलते हैं सघोष, या इन्हीं को घोष भी हम कह देते हैं। सेल नहीं लगाते तब भी बात एक ही रहती है ना। तो एक होते हैं अघोष और दूसरे होते हैं सघोष। अब अघोष की डेफिनेशन क्या है ना, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन नहीं होता। ऐ माने नहीं, घोष मतलब स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन। ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। सघोष में किसको कहोगे? ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन होता है। इसमें श्वास का कंपन होता, स्वर तंत्रियों में नहीं होता, सॉरी, और इसमें स्वर तंत्रियों में सांस का कंपन होता है। इतनी सी बात है केवल, है ना। डेफिनेशन पूछते नहीं है, बस ये पूछते हैं कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण सघोष है, कौन सा अघोष नहीं है, कौन सा सघोष नहीं है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला कोमा दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला कोमा दूसरा वर्ण। जैसे कै, ख, च, छ, ट, ठ, है ना। तो उसके बाद में त, थ, प, फ, ये सब के सब कैसे हैं? ये अघोष हैं। और तीनों से बड़ा से, षटकोण वाला से और छोटा से, ये भी इसी में शामिल है। ये सब क्या होते हैं? इन सबको हम बोलते हैं क्या, है ना, सबको क्या बोलते हैं? ये सब अघोष हैं। बस आपको इतना याद रखना कौन सा व्यंजन सघोष में आएगा और कौन सा व्यंजन अघोष में आएगा। ये जो मैं वर्णमाला के वर्ण लिख पा रहा हूँ इसको आपको ध्यान में रखना है भाई। इसका कोड वर्ड अगर आप बनाओगे तो पहला और दूसरा वर्ण है, इसका मतलब 12 बन गया, है ना। इसमें क्या होता है देखिए, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, कोमा पांचवा वर्ण। ठीक। दूसरी बात, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, याद रखें, है ना। तीसरी बात है ना, सभी स्वर, मैंने बताया था स्वरों में सभी स्वर, देखो सभी स्वर सघोष तो होते हैं लेकिन वो महाप्राण नहीं होते, वो अल्पप्राण में आते हैं। ठीक है, सभी स्वर।
और अंतस्थ व्यंजन का एक है, इसी में शामिल होता है। तो पहली बात, अगर इसका आप कोड वर्ड बनाना चाहोगे वर्ग के हिसाब से तो आएगा 345, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ड, है ना। तो अगर देखें तो भाई कै ख तो इसमें आ गया, तो गै घै ण, है ना। इसमें देखो चै छ जै झै य, इसमें टै ठ आ गया तो डै, नुक्ते वाला भी इसी में आएगा, बिंदु वाला भी, है ना। ढै भी इसी में आएगा, ढक्कन वाला, है ना। और लै वाला भी इसी में आएगा, ठीक है। और ण, ठीक। ऐसी तै थ दै धै न, इसमें पै था इसमें आ गया बै भै और मैं, इसी में आ गया देखो। और जितने भी अंतस्थ व्यंजन है सब इसी में आ जाएंगे, य रै लै व, है ना। सभी स्वर इसमें आ जाएंगे, है ना। सभी स्वर जैसे ए आ ई उ ऋ, है ना, ए आई ओ औ, ठीक है। और है भी इसी में आएगा। तो अगर आप इतना याद रख लोगे, जो मैंने 3 लाइनें लिखवाई हैं, तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, है ना। ये सब चीज़ें आपको याद हो जाएंगी फिर आसानी से। तो थोड़ा ध्यान से देख कर चलना, यहाँ से बहुत शानदार सवाल कई एग्जामों में पूछे गए हैं, है ना। कई एग्जामों में यहाँ से सवाल आए हैं। चलिए आगे देखिए, व्यंजन के बारे में, है ना, और देखते हैं आगे। देखिए, एक होता है स्पर्श संघर्षी, है ना, स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इसमें थोड़ा सा याद रखना, कई एग्जामों में पूछा जाता है। हमने ऊष्म या संघर्षी तो पढ़े हैं, लेकिन स्पर्श या संघर्षी हमें पता नहीं चलता, है ना। तो स्पर्श या संघर्षी व्यंजन जब कभी वो आपसे पूछेगा, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो चय वर्ग होता है ना, पूरा चय वर्ग जो है वो स्पर्श या स्पर्श संघर्षी होता है, ऊष्म संघर्षी नहीं, वो स्पर्श संघर्षी होता है चय वर्ग। याद रख लो मेरी बात को, यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं हम सब लोग। स्पर्श संघर्षी व्यंजन अगर पूछता है तो पूरा चय वर्ग स्पर्श संघर्षी व्यंजन है, ऊष्म संघर्षी नहीं है ये, है ना। जैसे कि चय छ जय झ य। एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आता है, बहुत कम बच्चे इसके बारे में जानकारी रखते हैं, वो ऊष्म संघर्षी पढ़ कर इसे चले जाते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। थोड़ा ध्यान रख लेना, ये स्पर्श संघर्षी है। चय वर्ग को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्पर्श संघर्षी व्यंजन हम बोलते हैं, ठीक। आगे देखिए, इसके बाद में, है ना, एक आपने पढ़ा होगा, हमारे पास में और व्यंजन जो होते हैं, है ना, और व्यंजन जैसा कि एक आपने पढ़ा होगा, मैंने पहले बताया था, द्विगुण या उत्क्षिप्त या विकसित ध्वनि, है ना। द्विगुण, उत्क्षिप्त या विकसित ध्वनि वो दो होती हैं। एक तो ड के ऊपर नीचे बिंदु होता है ना, और ठीक है, और एक ढ के ऊपर होता है। मैंने पहले आपको बता दिया था कि उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है बेटा? 2 होती है, और वो 2 कौन कौन सी है? ये है। अब सवाल ये आता है, इन्हें उत्क्षिप्त क्यों कहा जाता है? तो इनके बारे में कहा जाता है कि इनका उच्चारण करते समय जीभ पहले मूर्धा से टकराती है और फिर झटके के साथ नीचे गिरती है ना। पढ़ना, बड़ा, ड़ा ड़ा, जीभ को बोलो ड़ा, बड़ा, ड़ा ड़ा ड़ा, ड़, जीभ ऊपर जाएगी,
तुरंत मूर्धा कुछ होगी, तुरंत नीचे गिर जाएगी। तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ पहले मूर्धा से टकराती है और फिर उसके बाद झटके से नीचे गिरती है, वो कहलाते हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन, है ना। ठीक है, या उत्क्षिप्त, है ना, व्यंजन। इन्हीं को हम जो है विकसित ध्वनि भी बोलते हैं। ये विकसित ध्वनियाँ हैं, है ना। नवीन ध्वनियाँ या विकसित ध्वनियाँ इन्हीं को कहा जाता है। ठीक, इनका विकास हुआ है। ऐसे आपने नाम पढ़ा होगा, है ना, ऐसे ही तुमने पढ़ा होगा संयुक्त व्यंजन, है ना, संयुक्त व्यंजन। ठीक, संयुक्त व्यंजन मैंने आपको बताए थे कि संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 4 होते हैं बेटा। एक कक्षा वाला 6, है ना, एक त्रय, एक श्रेय, एक ज्ञ। जो कक्षा वाला 6 है वो आधा कै प्लस शय, त्रय जो बनता है आधा तय प्लस रय, श्रेय जो बनता है आधा सै प्लस रय, ज्ञ जो बनता है ना, आधा जय प्लस इय। इनकी परिभाषा क्या है भाई? कोई पूछे लगा संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से बनते हैं। देखो ये भी व्यंजन है, 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 ये भी व्यंजन है। तो ऐसे व्यंजन जो 2 व्यंजनों की सहायता से बनते हैं और जिनके बीच में कोई भी स्वर नहीं आता, ये स्वर रहित है। इसके पीछे आएगा स्वर, आगे तो स्वर नहीं है ना। तो ऐसे व्यंजन जिनका निर्माण 2 व्यंजनों से होता है लेकिन उनके बीच में कोई भी स्वर नहीं होता, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है बेटा? 4 है। ठीक, ऐसी देखो ऐसी हम चलते हैं तो हमारे पास में व्यंजनों के प्रकारों में आपने देखा होगा, है ना, नासिक्य या अनुनासिक। व्यंजन नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन, है ना, इनके बारे में कहा जाता है कि इनका उच्चारण करते समय, इनका उच्चारण करते समय हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है। मैंने पहले बताया था अनुनासिक के बारे में कि इनको उच्चारण करते समय हवा जो है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है ना। प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक्य होता है। प्रत्येक वर्ग का, है ना, 5वां वर्ण, है ना। जैसे क वर्ग में आ गया, च वर्ग में आ गया, ट वर्ग में आ गया, त वर्ग में आ गया, प वर्ग में आ गया। ये सबके सब जो है, ये सबके सब जो है कैसे हैं बेटा? ये सबके सब जो है नासिक या अनुनासिक होते हैं। लेकिन एक बात आपने देखी होगी, कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊं, है ना, तुमने कभी कभी ऐसे लिखा देखा होगा, कुछ ऐसे लिखते हैं कंठ, देखा होगा, है ना। कुछ क्या करते हैं, वो कंठ को ऐसे लिखते हैं, है ना। कुछ ऐसे लिखते हैं वंदना, कुछ ऐसे लिखते हैं वंदना, कुछ ऐसे लिखते हैं चंदन, कुछ ऐसे लिखते हैं चंदन, कुछ ऐसे लिखते हैं दंभ, तो कुछ ऐसे लिखते हैं दंभ। बोलो, ऐसे देखे होंगे, है ना।
देखिए मैं अब आपको बताता हूँ, ये यहीं का नियम है। संस्कृत में क्या है, संस्कृत में पांचवा वर्ण अपने ही वर्ग से, संस्कृत में पांचवा वर्ण अपने ही वर्ण से संयोग करता है। मतलब पंचमा अक्षर जो है, किसी भी वर्ग का पंचमा अक्षर जो है, पांचवा अक्षर जो है, वो अपने ही वर्ण से क्या करता है, अपने ही वर्ण से संयोग करता है संस्कृत में। जैसे कि आप जानते हो, तुमने देखा होगा, है ना, तुमने देखा होगा टैट है डेढ़ है, यहाँ जाओ पहले, ये ले आधा है, आधा है, ले आधा है, ठे के साथ में जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखो आधा न है, तैथ है दैध है, न अपने वर्ग के साथ में जुड़ा हुआ है ना। ये भी देखो आप, तैथ है दैध है, न अपने ही वर्ग के वर्ण के साथ में जुड़ा हुआ है ना। पैफ है बैभ है, मैं और भय और मैं एक ही वर्ग के हैं ये, है ना। तो ये जो शब्द हैं, ये जो जितने वर्ण ऐसे हैं, ये संस्कृत में लिखे गए हैं, ये सब संस्कृत के हैं। और याद रखें, जितने भी संस्कृत के ना बेटा इस तरीके के, वो सब के सब तत्सम हैं, वो सब के सब तत्सम है। लेकिन हिंदी में हम लोगों ने क्या करा है, हिंदी भाषा में क्या हुआ है, इन सब का स्थान, समझ लो, इन सब का स्थान अनुस्वार ने ले लिया है। याद रखें, इन सब का स्थान किसने ले लिया, अनुस्वार ने ले लिया। कल मैंने अनुस्वार आपको बताया था, पिछली क्लास में आयोगवा में मैंने आपको अनुस्वार के बारे में बात बताया था, अंक के बारे में बात बताई थी कि नहीं बताई थी। हाँ, तो याद रखो कि ये पांचवें वर्ण का जो नियम है ना, अगर वो अर्धवर्ण के तौर पर लिखा गया है तो वो संस्कृत का तत्सम है, और अगर वो अनुस्वार के रूप में लिखा गया है तो समझ लो वो तद्भव है, ठीक है, और वो हिंदी का है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा, और आगे हम देखते हैं कुछ होते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन का मतलब ये है जो दूसरी भाषा से, खास तौर से अरबी और फारसी के वर्ण, अरबी फारसी के वर्ण, अरबी और फारसी के जो वर्ण हैं, जैसा आपने जय के नीचे नुक्ता देखा होगा, फे के नीचे नुक्ता देखा होगा, तो अरबी और फारसी के वर्ण जो है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो सबके सब जो है आगत व्यंजन कहलाते हैं। तो कभी कभी अगर आगत व्यंजन आपसे पूछ ले, आगत का मतलब आया हुआ है, हमारे यहाँ नहीं था लेकिन यह दूसरी भाषा से हमारे यहाँ आया है, तो आया हुआ है इसलिए आगत है, इसलिए इनको हम आगत व्यंजन बोलते हैं। तो आगत व्यंजन का मतलब है दूसरी भाषा से आने वाले व्यंजन, अर्थात आप कह सकते हो खास तौर से अरबी और फारसी से आने वाले व्यंजन जो है वो आगत व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन इनमें अंतर होता है, देखिए मैं आपको बताऊं, जैसे ये तो हम होता हमारे पास में जय, जैसे मान लो जरा, जरा का अर्थ तुमने पढ़ा होगा थोड़ा सा, बोलो, यह है जरा, है ना। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है जरा, देखो जय में जय में और जय में फर्क है ना, वो है जरा, यह है जरा, वो है जरा। तो जरा शब्द का मतलब होता है बूढ़ा, ये जर्जर जो कहते हैं, जर्जर दुर्बल वाला, है ना, तो बूढ़ा, बुढ़ापा, है ना, जर्जर इसी से बना है ना। अगर मान लीजिए ये अगर शब्द लिखा हुआ फन, ये फन वही है जो सांप का फन है, समझ रहे हैं ना। लेकिन अगर इसी में नुक्ता लगा दिया गया है ना, फन ऐसे, तो ये सांप का फन नहीं है, नुक्ता लगाने पर ये बन जाएगा हुनर। अपने अपने फन की बात है भाई। फनकार जो होता फनकार इसी से बनता है, इस तरीके से। हालांकि हमारी हिंदी में, है ना, नुक्ते का चलन जो है खत्म हो गया है, ठीक है, हमारी हिंदी में नुक्ते का चलन खत्म हो गया है। जैसा तुमने सुना ना खाना, तो खाना शब्द क्या है, वो है आहार, मतलब भोजन।
लेकिन अगर इसी पर नुक्ता लगा दिया गया है ना, ठीक है, तो ये बन जाएगा जो अलमारी वगैरह नहीं होती है ना, अलमारी का खाना, ऐसे मान लो अलमारी का खाना, ठीक। तो नुक्ते से अर्थ बदल रहा है, थोड़ा ध्यान रख लेना इसके बारे में। हालांकि हमारी हिंदी में अरबी और फारसी के जो नुक्ते होते हैं उनका चलन जो है ख़त्म हो चुका है, उनका चलन समाप्त हो चुका है नुक्तों का। कुल मिलाकर आपको इतना याद रखना है कि अगर नुक्ते वाले वर्ड आते हैं तो वो आगत वर्ड है, आगत व्यंजन है, और वो खास तौर से कहाँ के हैं, अरबी और फारसी के। बस आपको इतनी बात याद रखनी है ना। ऐसी देखिए, ऐसे ही अपने पास में होते हैं बेटा स्वर यंत्र मुखी, या इसी को बोलते हैं काकल्य व्यंजन। बहुत एग्जाम में पूछा गया है काकल्य व्यंजन किसको कहते हैं, है ना, कौन सा काकल्य व्यंजन है। तो मैं पहले आपको डेफिनेशन बता दूं, है ना, ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय अंदर से निकलने वाली हवा तेजी से, है ना, स्वर यंत्र मुख पर घर्षण करती है, रगड़ करती है ना, तेजी से रगड़ करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्वर यंत्रमुखी या काकल्य व्यंजन बोलते हैं हम उनको। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, डेफिनेशन एग्जाम में आती नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। ठीक, अगर वो आपसे काकल्य व्यंजन पूछता है, काकल्य व्यंजन, तो बेटा काकल्य व्यंजन केवल एक होता है और वो है अपने पास में है। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं काकल्य व्यंजन। एग्जाम में पूछा गया है काकल्य व्यंजन किसको बोलते हैं, तो है को काकल्य व्यंजन कहा जाता है। ठीक, ऐसी देखिए, ऐसे होते हैं स्पर्श व्यंजन, है ना। तो स्पर्श व्यंजन की परिभाषा अगर पूछने लगे, भाई परिभाषा किसको, परिभाषा क्या होगी स्पर्श व्यंजन की, तो ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, चाहे वो कंठ को, समझ रहा है, चाहे वो तालु को, ठीक है, चाहे वो मूर्धा को, है ना, चाहे वो दंत को, चाहे वो ओष्ठ को, ठीक है, उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। स्पर्श व्यंजन में आता है जैसे कंठीय, है ना, बहुत बार एग्जाम में यहाँ सवाल आते हैं बेटा, कंठीय कैवर्ग जो है, देखो ऐसे याद रखो, जैसे मैंने स्वर बताए थे, कंठ से सबसे पहला कंठ आएगा, जब हवा आएगी तो कंठ गले से, है ना, तो कंठ से निकलने वाले जो व्यंजन है पूरा कैवर्ग, जैसे कै, ख, ग, घ, न और एक है, कंठीय होता, मैंने पहले बताया था अभी ऊष्म वाले में, है क्या है, कंठीय है। कंठ के ऊपर आगे चलोगे तो मिलेगा तालु, तालव्य, ठीक है। तालव्य व्यंजन कौन कौन से बेटा, पूरा चैवर्ग, च, छ, ज, झ, इय, ठीक है। और एक मैंने अभी आपको बताया था, याद रखो, स बड़ा वाला और एक य, ठीक है। तालु के आगे आप जाओगे तो पड़ेगा मूर्धा, मूर्धन्य, तालु का अगला हिस्सा मूर्धा या फिर मूर्धन्य, पूरा टैवर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण और एक षटकोण वाला से, मूर्धन्य। तालु के आगे आप जाओगे तो दांत मिलेंगे, दांत, दंतीय,
दंतीय, दंतीय में देखो है ना पूरा तय वर्ग, तय, थ,